ये है जापान, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे एडवांस इकोनॉमी, दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री, जहां पर 90 साल के लोग आपको आमतौर पर यूं ही चलते फिरते नजर आ जाएंगे। जीरो क्राइम रेट, टॉप क्वालिटी एजुकेशन और जबरदस्त स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जापान को रहने के लिए आइडियल कंट्री बनाते हैं। लेकिन इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत ही ज्यादा भयानक हकीकत छुपी हुई है, एक ऐसी डार्क रियलिटी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इस वीडियो में आज हम इसी हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं और यह भी जानेंगे कि आने वाले वक्त में जापान कैसे कोलैप्स कर सकता है। यह बात बहुत से लोग भूल चुके होंगे, लेकिन 1980 में जापान को सुपर पावर समझा जाता था। उस वक्त बहुत आम ख्याल थे कि जापान बहुत जल्द अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और बिल्कुल उसी तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा जैसे आज चाइना कर रहा है। अमेरिका में तो जापान को लेकर काफी परेशानी भी पाई जाती है, यहाँ तक कि इस पर पूरी मूवीज बनाई गई थी, जैसे कि डाई हार्ड राइजिंग, सन ब्लेड रनर वगैरह वगैरह, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे जापानीज कॉरपोरेशन पूरे अमेरिका को टेक ओवर कर लेंगे। इस खौफ की बहुत बड़ी वजह थी वह इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो पिछले कुछ सालों में जापान ने हासिल की थी। उस वक्त जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था। जापानीज स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी, जापान की चीजें पूरी दुनिया पर छाई हुई थी, चाहे वह गाड़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर मेडिकल का सामान। उस वक्त जापान में लोगों को यह पता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उन्हें नौकरी मिल जाएगी और फिर लाइफ सेट है, क्योंकि जापान में हर जॉब ऑलमोस्ट लाइफ टाइम जॉब होती है। जापान वाज लिटरली अनस्टॉपेबल और वो 1990 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। लेकिन 1991 में कुछ ऐसा हुआ जो जापान का पूरा फ्यूचर बदलने जा रहा था। असल में 1990 से पहले जापान ऐसा इकोनॉमिक बूम एक्सपीरियंस कर रहा था जो उससे पहले दुनिया की किसी कंट्री ने नहीं किया था। रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, स्टॉक मार्केट पीक पर थी, बैंक दबाकर पैसा छाप रहे थे और बैंक लोन देने से पहले ये भी नहीं पूछते थे कि आपको किस बात के लिए लोन चाहिए। लेकिन फिर एक दिन ये सारा बबल बस्ट हो गया। 1990 से 1991 के बीच में जापान की स्टॉक मार्केट 40% से ज्यादा गिर चुकी थी और रियल एस्टेट के दाम भी 50% से ज्यादा कम हो गए थे। लोन की इजी सप्लाई की वजह से लोगों ने ज़ॉम्बीज कंपनीज खड़ी कर रखी थी जो बहुत साल पहले ही बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन बैंक से इजी लोन मिलने की वजह से वो कभी बंद ही नहीं हुई। जापान की मार्केट बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी, अब कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। जापान अब इकोनॉमिक टाइगर से सिक मैन ऑफ एशिया बन चुका था। लेकिन ऐसी ऊंच नीच तो इकोनॉमीज में आती रहती हैं, तो फिर जापान के साथ ऐसा क्या डिफरेंट हुआ? असल में जापान के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो कि उसकी पूरी जनरेशन को अफेक्ट करने वाला था। इस घटना को समझने के लिए जापान के जॉब कल्चर को समझना पड़ेगा। जापान में आपका कॉर्पोरेट करियर शुरू होता है सुसोकू कासुदो से, जो कि एक जॉब प्रोसीजर होता है जिससे हर एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। सारी बड़ी कंपनीज सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती हैं और हर कैंडिडेट को बहुत सारे इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस को क्लियर करने वाले कैंडिडेट को पॉलिसी के मुताबिक लाइफ टाइम जॉब मिलती है। जापान में आपको जिस कंपनी में जॉब मिल जाए सारी जिंदगी उसे छोड़ नहीं सकते। यह कोई लॉ तो नहीं है, मगर कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि जॉब स्विचिंग वाले को कोई नौकरी नहीं देता। इसका एक फायदा तो यह होता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, मतलब आपको टेंशन नहीं होती कि कल निकाले जाओगे। मगर दूसरी तरफ जॉब मार्केट बहुत रिजिड होती है, आप सारी जिंदगी एक कंपनी के साथ गुजारते हो और वो जो कंपनी डिसीजन लेती है आपको मानना ही पड़ता है। और 90s में भी हायरिंग का यही प्रोसीजर था और आज तक चला आ रहा है। अगर आप यह इंटरव्यू प्रोसेस ना कर सके तो समझ लो कि अब आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ एक बार खुलता है। 1990 के क्राइसिस के बाद सारी बड़ी कंपनी ने अपनी हायरिंग बंद कर दी थी और अगले 13 सालों तक ये हायरिंग ऐसे ही बंद रही। इस पीरियड को जापान एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है। वह लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए थे उन्हें अगले 13 सालों तक कोई जॉब नहीं मिली और जब 2004 में हायरिंग दोबारा खुली तो वह 30 से 40 साल के हो चुके थे और कोई जापानीज कंपनीज उन्हें हायर नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर करते हैं। यह एक पूरी जनरेशन थी, तकरीबन 2 करोड़ लोग, जिन्हें लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है। इस जनरेशन के कुछ लोग तो अब लो पेइंग जॉब करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उन पर डिपेंड हैं। 30 से 40 साल के लाखों लोग जो आज भी अपने पेरेंट्स के पैसे पर
गुजारा करते हैं। इनमें से कुछ लोग इतने ज्यादा डिसपॉइंट हुए, उन्होंने अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। सारा दिन घर में रहते हैं, पेरेंट्स के पैसे पर गुजारा करते हैं, ना कोई काम करते हैं और ना ही किसी से कोई कांटेक्ट रखते हैं। और यहीं से जापान की दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है। जापान उन चंद कंट्रीज में से है जहां पर लोगों की उम्र बहुत ज्यादा होती है। जापान की 30% से ज्यादा आबादी 60 साल से ऊपर की है, इसलिए जापान को सुपर एजिंग कंट्री भी कहा जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है वो लोस्ट जनरेशन जिन्होंने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ना होने की वजह से कभी शादी ही नहीं की, और इसी वजह से वो यंग जनरेशन जो इन 2 करोड़ लोगों ने पैदा करनी थी वह दुनिया में आ ही नहीं सकी। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पूरी ना करने की वजह से आज ये लोग कट ऑफ होकर रहते हैं। कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं और कितने ही डिप्रेशन में चले गए हैं। इन लोगों की इस हालत का असर सोसाइटी पर भी है, क्योंकि इन लाखों लोगों को जॉब में होना चाहिए और वह सारा पैसा जो मार्केट में आना चाहिए था इन लोगों के ना आने से नहीं आया। जापान की करंट गवर्नमेंट अब इन लोगों को लेकर काफी कंसर्न है और वह कोशिश कर रही है कि किसी तरह इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। लेकिन फिलहाल इस सब में जापानीज गवर्नमेंट को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। उसकी वजह है वह रिजिड जॉब कल्चर, जिसमें सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट हायर किए जाते हैं और फिर सारी जिंदगी उस कंपनी को छोड़ नहीं सकते। हर साल बहुत से लोग जिनको ग्रेजुएट होने के बाद जॉब नहीं मिलती इस लॉस्ट जनरेशन में शामिल हो जाते हैं। अब जापानीज गवर्नमेंट यह मसला हल कर पाएगी या नहीं, और क्या यह लॉस्ट जनरेशन जापान के डाउनफॉल का सबक बनेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।